नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी वो मेरा बेटा नहीं। अरे गायत्री, कहाँ से आ रही है और ये क्या ले आई? देखूं तो। कहते हुए मैंने गायत्री के हाथ से डिब्बा ले लिया। अच्छा, आज मंगलवार है, प्रसाद लेकर आ रही है। वो चाची जी, देव की नौकरी लग गई थी इसलिए, सकुचाते हुए गायत्री बोली। इतना कहने में ही उसका चेहरा लाल पड़ गया था। लेकिन देव तो अभी है नहीं, तू प्रसाद छोड़ जा, मैं दे दूंगी उसे। न चाहते हुए भी मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। मैं खूब समझ रही थी कि गायत्री की आंखें निरंतर देव को खोज रही थी। लेकिन देव और उसकी दादी की कड़ी हिदायत थी कि गायत्री को अंदर न आने दिया जाए। मुझे प्रसाद थमाकर गायत्री उल्टे पैरों लौट गई। देव के ना होने की बात सुनकर उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसके जाते ही देव कमरे से बाहर निकल आया। क्या माँ, तुमसे झूठ भी नहीं बोला जाता? जरा चेहरा तो देखो अपना। कहते हुए उसने प्रसाद ले लिया। यह क्या मजाक है देव, जब से आए हो एक बार भी उससे नहीं मिले। मैं झूठ बोलते बोलते थक गई हूँ। ओह माँ, तुम नहीं जानती, इस समय मैं गायत्री क्या किसी से भी मिलने के मूड में नहीं हूँ। सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। लेकिन गायत्री क्या सभी लोगों में शामिल है? मैं तनिक तिक्त स्वर में बोली। क्यों? गायत्री में ऐसी क्या खास बात है? जरा हम भी तो सुने। माला जपते हुए अम्मा जी बाहर आ गईं। अगर गायत्री में ऐसी कोई खास बात न होती अम्मा, तो आपका पोता आज इतनी ऊंची नौकरी के काबिल न बन पाता। कहते हुए मैं अलग हट गई। पीछे से अम्मा जी की भुनभुन सुनाई पड़ती रही। बित्ते भर की मामूली लड़की, कहाँ देव, जो आज बना है अपनी काबिलियत अपने दम पर बना है, चाहे कोई माने या न माने। मैंने कमरे में जाकर कान ही बंद कर लिए। इधर कई दिनों से गायत्री के प्रति देव के व्यवहार में बदलाव देख रही थी। नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद देव पहली बार घर आया तो उसमें एक अहंकार सा दिखा, वही अहंकार जो उसकी दादी के व्यवहार में था। इसे शायद देव के पिताजी नहीं भाप सके, किंतु मैंने इसे 2 घंटे में ही परख लिया था, क्योंकि इसी अहंकार की ज्वाला में मैं पिछले कई वर्षों से झुलस रही थी। मन जाने क्यों उदास सा हो गया। न चाहते हुए भी उस पराई लड़की का भोला सा चेहरा बार बार आंखों के आगे नाच रहा था। मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आईआईटी का सपना देखने वाले महत्वाकांक्षी देव का जब 2 वर्ष तक कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब समझौता कर समझा बुझाकर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे तैसे दाखिला कराया गया था। पड़ोस में तभी शर्मा जी का परिवार रहने आया था। 3 बेटियों में गायत्री सबसे बड़ी थी। गायत्री कब हमारे परिवार में रच बस गई पता ही नहीं चला। बेटी ना होने के कारण मुझे जो अकेलापन कचोटता था, गायत्री उसकी पूरक बनी। वह घर में आती तो रौनक सी छा जाती। मेरे साथ वह दाल चावल भी बनवा लेती, बड़ी मुंगौड़ी भी तुड़वा लेती। मेरे हाथ का अचार उसे बेहद पसंद था। देव छुट्टियों में घर आता तो उसे चाय कॉफी की तलब कई बार लगती। अक्सर गायत्री ही उसे चाय कॉफी दे आती। जिस दिन गायत्री नहीं आती घर सूना लगता। मैंने महसूस किया था कि मेरी ही नहीं उस दिन देव की आंखें भी गायत्री का रास्ता देखती थी। किंतु गायत्री के घर में उसकी अपनी जिम्मेदारियां थी। अपाहिज माँ की देखभाल करते हुए घर का सारा कामकाज करना, पिता और छोटी बहनों को लंच देकर ऑफिस स्कूल भेजना, फिर स्वयं कॉलेज जाना, शाम को कंप्यूटर क्लासेस जाना। उस दिन जब गायत्री का बीकॉम का आखिरी पेपर था, उसकी स्कूटी पंचर हो गई। तब देव ही उसे कॉलेज छोड़ने और लेने गया था। लौटने पर देव के मन के उत्साह को मैंने भी महसूस किया था। मेरा मन किया कि गायत्री की स्कूटी यूं ही बिगड़ती रहे और देव उसे इसी तरह कॉलेज छोड़ता रहे। शायद गायत्री ने भी देव को लेकर कुछ सपने सजोने शुरू कर दिए थे। देव का इंजीनियरिंग का 3रा साल था। एग्जाम होने में थोड़े ही दिन बचे थे कि अचानक देव घर लौट आया। पेपर नहीं दूंगा माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है।
जैसे वाक्य सुन सुनकर हम सभी गहरी निराशा में डूब गए थे। देव की हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। वे गहन अवसाद के दिन थे। देव के पापा 2 माह की ट्रेनिंग के लिए विदेश गए थे। घर में मैं, बूढ़ी सास और निराश हताश देव। उसी कठिन मनोस्थिति में देव को तीव्र ज्वर ने जकड़ लिया। उन दिनों गायत्री मेरा और देव दोनों का संबल बनी रही। तभी एक दिन देव को तीव्र ताप और गहरी नींद में बड़बड़ाते हुए सुना, गायत्री तुम कहीं और ब्याह कर लेना। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे काबिल बनने की, लेकिन नहीं बन पाया। मैं कुछ नहीं कर सकता गायत्री। कितने शर्म की बात है ना कि जिसके पापा आईआईटी के टॉपर रहे हों, वह लड़का साधारण इंजीनियरिंग की परीक्षा तक पास नहीं कर पाया। छी, धिक्कार है मुझ पर। तभी अचानक गायत्री आ गई। चुपचाप उसने मेरे हाथ से देव का हाथ ले लिया। उसे सहलाते हुए वह मीठे स्वर में बोली, देव ऐसा मत कहो। तुम्हारी जैसी लगन तो बहुत कम लोगों में होती है। एक परीक्षा छोड़ देने से कोई असफल नहीं हो जाता। देखना देव, एक दिन तुम इतने सफल होगे कि सब देखेंगे। गायत्री मुझे देख रही थी। मैं अपने आंसू रोकते हुए वहां से उठ गई। रसोई में पीछे पीछे अम्मा जी चली आईं। बहू ही गायत्री का आना हमें पसंद नहीं है, कहे देते हैं। ज्यादा मुंह मत लगाइयो इसे, तेज लड़की है। मन में आया कह दूं, देव को इस समय न आपकी जरूरत है न मेरी। एक गायत्री ही है जिसके भरोसे देव ठीक हो सकता है। उसके पापा तो 7 समंदर पार जाकर बैठे हैं। आपसे घर बाहर किसी सहारे की आस रखना व्यर्थ है। समय के साथ देव का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। धीरे धीरे मन शांत हुआ तो वह पूर्ववत हंसने बोलने लगा। गायत्री ही थी जो अपने घर के साथ साथ मेरा घर भी संभाल रही थी। करीब 15-20 दिन बाद एक दिन देव स्वयं ही बोला, माँ मैं कॉलेज वापस जाना चाहता हूँ। मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में थी। मेरा रोम रोम गायत्री का ऋणी था। गनीमत थी कि इतना बड़ा हादसा देव के पापा के विदेश प्रवास के बीच ही निपट गया था। गायत्री का मन भी मैं पढ़ चुकी थी और मन ही मन उसे अपनी बहू मान चुकी थी। बस उचित समय की प्रतीक्षा थी। हालांकि प्रकट रूप से मैंने यह बात किसी से नहीं कही थी, देव के पापा से भी नहीं, लेकिन अम्मा जी की पारखी आंखों ने गायत्री के प्रति मेरा लगाव भाप लिया था। बहू हम कहे देते हैं, गायत्री से ज्यादा मोह न करियो। हीरा जैसा लड़का हम मिट्टी के मोल ना देवे। इस उम्र में भी अम्मा जी का माया मोह नहीं छूटा था। देव के ब्याह में वे भारी दहेज लाने वाली बहू की आस लगाई थी। दरअसल स्वयं उन्होंने जब अपनी इकलौती बेटी को भरपूर दहेज के साथ विदा किया, तभी से वे अपने दोनों बेटों के ब्याह में खूब दहेज लेने की ठान चुकी थी। लेकिन जहां मैं अपने ससुर जी की पसंद से इस घर में बिना दहेज आई थी, वहीं मेरे देवर ने कोर्ट मैरिज करने के बाद ही अम्मा जी को खबर की थी। इस तरह दोनों बेटों के मामले में दहेज के मोर्चे पर अम्मा जी ठगी गई थी, जिसका मुआवजा मुझे समय समय पर भुगतना पड़ता था, क्योंकि देवर देवरानी तो हिंदुस्तान छोड़ पिछले 20 बरस से नाइजीरिया जा बसे थे। जहां तहां रिश्तेदारी में शादी ब्याह से लौटकर जब वे दान दहेज की चर्चा करते हुए मुझे सुना सुना कर ताने देते, तो शर्म और अपमान से मेरे आंसू आ जाते। दहेज का ताना देते समय वे इतना भरसक ध्यान रखती कि मेरे पति या ससुर सामने ना हो, लेकिन रिश्तेदारों के बीच जलील करने का कोई मौका वे नहीं छोड़ती थी। कई बरसों तक मेरे मायके वाले जितना भी देते रहे, अम्मा जी का मुंह टेढ़ा ही रहा। अंततः जब भाई विदेश जा बसा और एक सड़क दुर्घटना में माँ और पापा भी चल बसे, तब जाकर अम्मा जी का मुंह बंद हुआ। तब तक देव काफी बड़ा हो चुका था। गायत्री का सहयोग कहूं या देव की मेहनत, इंजीनियरिंग की परीक्षा में देव के काफी अच्छे नंबर आए। कैंपस सिलेक्शन में ही देव का चयन एक बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी में हो गया। ज्वाइन करने से पहले देव 1 हफ्ते के लिए घर आया था। सफलता की चमक ने उसके चेहरे की रौनक बढ़ा दी थी। अब 1.5-2 बरस पहले का निराश हताश देव कहीं दूर गुम हो गया था और उसकी जगह ले ली थी एक आत्मविश्वासी और मजबूत युवक ने। जाहिर था मां होने के नाते मुझे उस पर गर्व सा हुआ। शायद उन दिनों वह गायत्री से भी मिला था, ऐसा मेरा अनुमान था। देव मुंबई चला गया। एक दिन गायत्री के पिताजी सहसा आ गए थे। मुझसे ही बोले, बहन जी आप ही समझाइए गायत्री को, ब्याह से इनकार कर रही है। 3 बेटियां हैं मेरी।
निपटाते निपटाते समय लगेगा। अकेले मैं ही संभालने वाला हूँ। उसकी माँ तो बिस्तर पर पड़ी है। लाख समझाने बुझाने के बाद भी गायत्री ब्याह के लिए तैयार नहीं हुई। हार कर 6 महीने के भीतर ही उससे 2 बरस छोटी मैत्रेयी का ब्याह उसी लड़के के साथ कर दिया गया जिससे गायत्री की बात चली थी। तब का गया देव अभी तक एक बार भी घर नहीं आ सका था। कंपनी उसे साल भर के लिए लंदन भेज रही थी। इतना समय भी न मिला कि वह घर आ सके। हम लोग ही जाकर उसे विदा कराए थे। जाते समय मैंने गायत्री के लिए उसका मन टटोला तो हंसकर टाल गया था देव। जाते समय देव से बार बार वचन लिया कि लंदन से कोई फिरंगी बहू ना लाना। साल भर युग समान बीता। इस बीच गायत्री की सबसे छोटी बहन भी ब्याह गई। उसकी माँ अनायास ही एक रात सोई तो सुबह उठी ही नहीं। गायत्री ने एक कॉन्वेंट स्कूल में कंप्यूटर टीचर की नौकरी कर ली। देव लौटकर मुंबई तो आया, किंतु व्यस्तता के कारण हमारे पास लखनऊ नहीं आ सका। हम लोग तो जाकर उससे मिलाए, किंतु गायत्री की मूक दृष्टि का मैं उत्तर न दे पा रही थी। देव आरंभ से ही महत्वाकांक्षी था। प्राइवेट कंपनी की ऊंची नौकरी भी उसे संतोष नहीं दे पा रही थी। 1.5-2 बरस की नौकरी और विदेश प्रवास ने उसके भीतर गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। इसलिए जब उसने सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता में बैठने की इच्छा जाहिर की तो उसके पिता ने भी उसका मनोबल बढ़ाया। परिणाम अनुकूल रहा। प्रथम प्रयास में ही देव को सफलता मिली। यह उसकी लगन और परिश्रम का ही परिणाम था कि पहली ही बार में वह प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा पास कर गया। साथ ही साक्षात्कार में भी सफल रहा। जिस दिन सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, अखबारों की सुर्खियों में देव का नाम और तस्वीर छपी थी। मेरे अवचेतन में गायत्री के शब्द गूंज रहे थे, देखना देव, एक दिन तुम इतने सफल होगे कि सब देखेंगे। टीवी चैनल वाले बार बार देव का चेहरा दिखा रहे थे। गर्व और खुशी से हम सब फूले नहीं समा रहे थे। अम्मा जी ने तो ऐलान ही कर दिया था, अब लाऊंगी चांद सी बहू, हर तरफ से ठोक बजाकर लाऊंगी, कहीं से धोखा खाने की गुंजाइश ही न रहे। मैं स्तब्ध सी अम्मा को देख रही थी। माथे पर चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला, मुंह में राम नाम और मन में माया मोह, और दहेज की इतनी हवस। मैं जान रही थी कि अम्मा जी के चलते मैं गायत्री को अपनी बहू नहीं बना सकूंगी। मुझे विद्रोह तो करना ही पड़ेगा। क्या कमी थी गायत्री में? देखने में अच्छी भली, पढ़ी लिखी, घर बाहर के हर काम में निपुण। हाँ, आर्थिक स्तर पर परिवार जरूर साधारण था। पैसा अवश्य नहीं था, पर वे संस्कारी लोग थे। दहेज का मुझे लालच नहीं था। देव अकेला था, इसलिए मैं फूक फूक कर कदम रखना चाहती थी। गायत्री ने पता नहीं कब मेरे मन में घर बना लिया था, किंतु पहले देव का मन भी तो टटोलना पड़ेगा। मसूरी से ट्रेनिंग पूरी करके देव की पहली पोस्टिंग एसडीएम के स्तर पर एक कस्बे में हुई। नौकरी में स्थिर होकर देव बहुत दिन बाद 15 दिनों की छुट्टी लेकर घर आया तो जैसे घर में एक उत्सव सा वातावरण छा गया। उसके लिए रिश्ते आने तो जाने कब से शुरू हो गए थे। हम लोग ही टाल रहे थे। इस बार कुछ इत्मीनान था। हम सभी चाह रहे थे कि देव इस बार कुछ निर्णय करके ही पोस्टिंग पर जाए, किंतु देव के तेवर इस बार कुछ अलग ढंग के थे। उसके पापा को तो अपने दफ्तर से ही फुर्सत ना थी। इन दिनों देव की अपनी दादी के साथ खूब पटरी बैठने लगी थी। देव के ब्याह के लिए जितने भी फोटो और बायोडाटा आते थे, दादी पोता खूब इत्मीनान से एक एक की बखिया उधेड़ते तो मेरा खून खौल उठता। किंतु कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण अवश्य शेष थी। अवश्य देव और गायत्री के बीच ऐसा कुछ घटा था जिसकी वजह से गायत्री ने कहीं और ब्याह करने से इनकार कर दिया। मैं इंतजार ही करती रही कि देव मुझसे कुछ कहेगा। अभी भी मेरे मन के किसी कोने में देव की वही बात गूंजती। जब वह गहन अवसाद में था और उसने गायत्री से कहीं और ब्याह कर लेने को कहा था, मुझे लगता था कि मेरा बेटा जो इतनी ऊंची नौकरी का हकदार है, दहेज के लिए स्वयं को नहीं बेचेगा। लेकिन शायद मैं गलत थी। समय ने देव को बदल दिया था। देव ने जिस लड़की समीरा को पसंद किया था, वह एक सीनियर आईएएस अफसर की बेटी थी। फोटो में सुंदर लग रही थी, देखने में और भी सुंदर थी, किंतु उसकी सुंदरता में एक तीखापन था। देहरादून के विख्यात पब्लिक स्कूल की पढ़ी थी। भाई इंजीनियर था और माँ वैज्ञानिक। कुल मिलाकर परिवार प्रतिष्ठित और संपन्न था। वे लोग पैसे और रुतबे वाले थे। मंगनी से पहले मैंने धीरे से देव से एक बार फिर पूछ लिया,
देव, तूने गायत्री को कोई वचन तो नहीं दिया था ना? उत्तर में देव मुकर गया, किंतु न जाने क्यों मेरा मन स्वयं को अपराधी मान रहा था। देव की मंगनी की रस्म 5 सितारा होटल से बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। इन दिनों गायत्री का घर आना लगभग बंद ही हो गया था। मेरे सिवा इस बात को कोई महसूस नहीं करता था। एक दिन हमारे भावी समधी अपने बेटे सहित हमारे घर पधार गए। औपचारिक चाय नाश्ते बातचीत के बाद उन्होंने कन्यादान हेतु लिया गया अपना संकल्प जब हमें बताया तो मैं तो चकरा ही गई। इतना दहेज मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। ईश्वर का दिया हमारे पास सभी कुछ था, सो कभी इस तरफ सोचा भी नहीं था। बस इतना ही चाहा था कि ढंग की बहू घर आ जाए, जो अपने से बड़ों का सम्मान करे तथा मेरे बेटे की गृहस्थी संवारे। किंतु समधी जी ने तो चुंगा डाल ही दिया था। अम्मा जी और देव बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। संतुष्ट तो देव के पापा भी लगे, किंतु मुझे यह सब अटपटा लग रहा था। उस शाम डाइनिंग टेबल पर चाय पीते समय देव मुझे समझा रहा था, कमन माँ, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? समझ लो इतना सब कुछ जो मिल रहा है वह हमारी किस्मत से मिल रहा है। फिर समीरा के डैडी इतने सीनियर आईएएस हैं, मेरी जॉब में मुझे हर तरह से सपोर्ट करेंगे और जितना सामान वे दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं। वैसा स्टेटस जुटाने में मुझे बरसों लग जाएंगे। समझा करो माँ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। गायत्री से ब्याह करके मुझे क्या मिलता? न मान न सम्मान, न रुपया न स्टेटस। उल्टे मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती। फिर गायत्री और उसके अकाउंटेंट पिता अपनी हैसियत से ऊपर का सपना देख रहे हैं माँ। मैं चुप थी। क्या कहती कि बेटा, गायत्री ने तो तुझे उस समय वरा था जब तू पढ़ाई छोड़कर आ गया था। उसी की प्रेरणा से आज तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। मैं देव का मुंह देख रही थी। देव किसकी भाषा बोल रहा था? इतना लोभ, इतनी लिप्सा मेरे बेटे में नहीं हो सकती। कहाँ खो गए थे मेरे दिए संस्कार? या फिर लालच ने उसकी बुद्धि फिरा दी थी? क्या अम्मा जी ने अपने अरमान पूरे करने के लिए देव को मोहरा बनाया था? मुझे हथियार डालने ही पड़े। बेटे का ब्याह करना था, वो भी इकलौते बेटे का, सो खुश तो रहना ही था। देव तो वापस नौकरी पर चला गया। हम लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। वह जाड़ों की एक खुशनुमा सुबह थी। अम्मा जी मंदिर गई थी। देव के पापा को ऑफिस भेजकर मैं इत्मीनान से गुनगुनी धूप में बुनाई कर रही थी कि अचानक गेट से गायत्री आती दिखी। वही हंसमुख सा सुंदर कोमल चेहरा, वही सौम्यता। नमस्ते करके वह मेरे पास ही बैठ गई। अचानक बोली, चाची जी, हम लोग परसों कानपुर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं चौंक गई। क्यों, क्या बात है? वह पापा का अचानक ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। फिर कानपुर में अपना पुराना घर तो है ही, यह मकान तो वैसे भी छोड़ना ही था, किराए का जो था। वह फीकी हंसी हंसकर बोली, पर गायत्री, तुम्हारी नौकरी? मेरी नौकरी का क्या है चाची जी, यहाँ छोड़ी वहां लग ही जाएगी। मैं बेहद असहज महसूस कर रही थी कि अचानक गायत्री ने एक सुंदर रेशमी रुमाल में लिपटा बंधा बंडल मुझे दिया। चाची जी, इसमें देव के पत्र हैं जो उसने मुझे मुंबई और लंदन से भेजे थे। बहुत कीमती पत्र हैं चाची जी, मैं इन्हें संभाल नहीं पाऊंगी, आप इन्हें देव को दे दीजिएगा। उसकी आंखें भर आई थीं। मुंह फेर कर वह उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे लौट गई। मैंने बंडल खोला तो एक चोर सा भाव मन में उठा। बेटे के प्रेम पत्र पढ़ने का मुझे कोई हक न था, किंतु एक पत्र पढ़ने के बाद मैं स्वयं को रोक न सकी। मैंने सारे पत्र पढ़ डाले। बेहद संयमित और व्यवहारिक पत्र थे। ये आज की पीढ़ी के प्रेम पत्र थे। इनमें भविष्य की योजनाएं थीं, प्रेम पगे आश्वासन थे और केवल गायत्री से ही विवाह करने का संकल्प था। आज देव ने सब कुछ राह कर दिया था। देव के ब्याह को 7 बरस बीत गए हैं। इतने लंबे अंतराल में मैं बस 2 ही बार उसके घर जा पाई हूँ और दोनों ही बार खोटे सिक्के की तरह फेर दी गई हूँ। समीरा की ऊट पटांग आदतें, कृत्रिम व्यवहार और नाम मात्र के कपड़े मुझे कहीं ना कहीं दंश दे जाते हैं। देव के पापा तो निर्विकार रहते हैं, किंतु मैं कहूँ भले ही कुछ नहीं, फिर भी बेचैन बहुत हो जाती हूँ। सबसे अधिक दुख तो देव को देखकर होता है। देव को बच्चे बेहद पसंद हैं और समीरा उन्हें बंदिश मानती है, इसलिए उनका आंगन आज तक सूना है। अम्मा जी का सपना था कि पड़पोते का मुंह देखूं, सोने की सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्ग जाऊं।
वे सपना लिए ही चल बसी। मैंने तो देव के बाल बच्चे खिलाने की आस ही छोड़ दी। समीरा की उच्च श्रृंखलता ने उसे घर गृहस्थी, पत्नीत्व मातृत्व सभी से दूर कर दिया है। तरस आता है देव के दब्बूपने पर। दरअसल समीरा के अभिजात्य से देव बेहद डरता है। समीरा को ना देव से मतलब है ना घर गृहस्थी से। घूमना फिरना, ताश खेलना, क्लब जाना, होटलों में खाना पीना, यही उसकी दिनचर्या है। देव और समीरा का घर उनके लिए घर नहीं सराय है। फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं बार बार सोचती हूँ कि यदि गायत्री मेरी बहू होती तो क्या देव के घर संसार की यह गत बनती? कहते हैं ना, जो भाग्य में बदा है वही होता है। लेकिन देव ने तो अपना भाग्य स्वयं रचा था। शायद अपने बेटे के प्रति मेरा मोह तभी भंग हो गया था जब उसने अच्छे दहेज के लालच में गायत्री को छोड़ दिया था। हाँ, देव अब मेरा बेटा नहीं रहा, वह मात्र समीरा का पति है। पता नहीं अपने रचे चक्रव्यूह से अब वह कभी बाहर निकल पाएगा या नहीं। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी वो मेरा बेटा नहीं।